हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। मैं अर्जुन सुखवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग रीट के अंदर जो नई यूनिट ऐड हुई है, बीमा एवं बैंकिंग और सहकारिता उपभोक्ता जागरूकता, तो उससे रिलेटेड 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आप पहला वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे, वीडियो 1 और वीडियो 2 के मैंने लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्योंकि नई यूनिट है तो सबसे पहले आप इस यूनिट को कंप्लीट कर लें, ताकि आपका बाकी का सिलेबस तो आप लोगों के टच में भी होगा। लेकिन ये जो नया टॉपिक है, ये आपके लिए वीडियोस जो हैं काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। दोस्तों, जो भी रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिंक में जितने भी बंदे हैं, उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सभी को फ़ायदा पहुंचाना है। और मेरी छोटी सी मेहनत से अगर आप सभी का फ़ायदा होता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी अगर आपको इस वीडियो की सहायता से सही हो जाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंटों में स्टूडेंट्स रह जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो काफ़ी मायने रखेंगे। दोस्तों, आपको PDF के लिए इसी वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा नीचे जो दिया गया लिंक है उस पर क्लिक कर लें। वहाँ पहुँचते ही आपको इस ग्रुप में आ जाएंगे, और उससे आपको जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उन सभी की PDF वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप उनकी PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकला लें, या आप खुद नोट्स बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। ज़्यादा बेटर है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। प्रिंट आउट निकाल के आप उनसे भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉपरेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। आप देख सकते हैं टॉपिक हमारा सहकारिता व उपभोक्ता जागरूकता, ये टॉपिक ऐड हुआ है, या उपभोक्ता सशक्तिकरण भी इसे कहा जाता है। ये 6-7 की बुक में चलता है, जो सोशल साइंस की बुक्स आती है, 6 या 7 की बुक का टॉपिक है ये। और उन्हीं बुक से मैंने और कुछ अदर मैटर से उठा के मैंने पूरे नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, सबसे पहले हम देखेंगे सहकारिता का अर्थ होता क्या है। मीनिंग ऑफ कॉपरेशन, साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। यानी कि आपस में मिलजुल कर कार्य करना क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। जो अकेला व्यक्ति है उसके पास इतने साधन नहीं होते, कैपिटल नहीं होती कि वो अपना खुद का विकास वह अकेला कर सके। इस वजह से उससे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम भी संभव हो जाते हैं, है ना। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है संगठन में शक्ति होती है। तो संगठन में शक्ति ही सहकारिता का एक मूल मंत्र है। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। यानी सहकारिता में जो मेन उद्देश्य है वो सरकार, जो हमारे समाज का निर्धनतम और कमजोर वर्ग है, उसको उनका फ़ायदा दिलाना होता है। दोस्तों, विश्व में सहकारिता के जनक के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट ओवेन है सहकारिता के जनक। और सहकारिता का मूल मंत्र आपको ध्यान रखना, सब एक के लिए, एक सब के लिए, सब एक के लिए। इसका मूल मंत्र क्या होगा दोस्तों? एक सब के लिए, सब एक के लिए। ठीक है, ये इसका मूल मंत्र है। अब हम बात करेंगे सहकारिता के मूल तत्व क्या क्या हैं, यानी इसकी विशेषताएं कह सकते हैं हम लोग। सहकारिता की विशेषताएं क्या होती है? तो सहकारिता एक स्वैच्छिक सदस्यता होती है, यानी कि जो इसके सदस्य बनते हैं वो सारे स्वैच्छिक होते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाकर उसे मेंबर नहीं बनाया जाता है, वो अपनी इच्छा से उस ग्रुप के मेंबर बनते हैं। दूसरा, संचालन एवं प्रबंध सभी सदस्यों की सहमति से, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा और जो उसका ऑपरेशन होगा, संचालन होगा, वो सारा सभी सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। तीसरा मूल तत्व या इसकी विशेषता हम कहें तो सभी सदस्यों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि जो इस सहकारिता का सदस्य होगा उन सभी सदस्यों को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें चौथा पॉइंट देखें, आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ
आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें आर्थिक उद्देश्य तो होता ही है, यानी कि मुद्रा या लाभ अर्जन करना तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम नैतिक और सामाजिक उद्देश्यों को भी इसमें शामिल करते हैं, समाज कल्याण का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। हम अब बात करते हैं सहकारी समिति का गठन कैसे होता है। किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित रखने वाले क्रियाकलापों के उद्देश्यों से कम 15 व्यक्ति मिलकर, इसमें कितने होने चाहिए व्यक्ति दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर किसी सहकारी समिति का गठन करते हैं, एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो ये कितने न्यूनतम व्यक्ति होंगे जो एक सहकारी समिति का गठन करेंगे, तो 15 होंगे और प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगाते हैं और जिस भी उद्देश्य के लिए हम समिति का गठन कर रहे हैं उस समिति के अंदर वो अपने साधन या पूंजी उसमें लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है, यानी जो समिति बनेगी उसका सहकारिता विभाग होता है, उस विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसका संचालन सदस्यों में से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, यानी सारे तो इसके संचालन में भाग नहीं लेंगे, तो जो मेंबर्स होते हैं इनकी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में अपॉइंट हो जाते हैं वोटिंग के थ्रू, तो वो व्यक्ति ही क्या करते हैं, इनके प्रतिनिधि बनते हैं और वो संचालन करते हैं। समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं, यानी इसमें सभी मिलकर एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। समिति का आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब भी रखा जाता है। समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जो भी लाभ हानि होता है उनके सदस्यों में आपस में उनको बांट दिया जाता है, यानी सभी सदस्य इसके लिए दायी होते हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सभी मिलकर वहन करते हैं। अब हम कुछ सहकारी समितियों के प्रकार देखें तो उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समितियां निम्न प्रकार की होती है, जैसे कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, सहकारी साख एवं बचत समिति और क्रय विक्रय सहकारी समिति। तो ये उद्देश्य के आधार पर किस उद्देश्य के लिए आप समिति का गठन करना चाहते हैं उस आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में सहकारिता का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। 1947 के बाद सहकारी समितियों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। ये समितियां अधिकांशतः कृषि, उर्वरक, दूध उत्पादन में अधिक हैं। ज़्यादातर ये समितियाँ किस फील्ड में लगी हुई है, एग्रीकल्चर हो गया, उर्वरक यानी पेस्टिसाइड्स और दुग्ध उत्पादन के अंदर ये ज़्यादा लगी हुई है। वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी समितियां बढ़ रही है। अभी वर्तमान स्थिति को देखो तो वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर सहकारी समितियां ज़्यादा विकसित हो रही है। 1904 में अंग्रेज़ों ने सहकारी समितियों की एक निश्चित परिभाषा बताई है ना। भारत में एक निश्चित परिभाषा अंग्रेज़ों ने कब बताई है इसकी, 1904 में बताई थी। और कैसे बताई थी, तो इन्होंने 1904 के अंदर एक संगठन का समिति का गठन किया था, उसका नाम था सहकारी साख समिति अधिनियम 1904। इन्होंने अधिनियम जारी किया था, सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 बनाया था और इसके अंदर इन्होंने सहकारी समिति को परिभाषित किया था सही ढंग से। ठीक है, उसके बाद रामनिवास मृदा समिति का एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना। उनके अनुसार भारत में 25% सहकारी समितियां वास्तव में सक्रिय नहीं हैं, यानी कि वो फ्रॉड है या नाम में चल रही है, बाकी वास्तविक रूप से वो समितियां सक्रिय है ही नहीं, बंद हो चुकी है। तो ये सहकारिता का टॉपिक था। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता जागरूकता या सशक्तिकरण के बारे में। उपभोक्ता जागरूकता या सशक्तिकरण, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उपभोक्ता कौन होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा को संतुष्ट करने या अपने परिवार की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कोई वस्तु या सेवा क्रय करता है तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि उपभोक्ता और ग्राहक दोनों अलग अलग होते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति होगा जो अपनी स्वयं की इच्छा को पूरा करने के लिए या अपने परिवार की इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई वस्तु क्रय करता है तो उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। ग्राहक और उपभोक्ता समान व्यक्ति नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राहक वह व्यक्ति जो वस्तु खरीदता तो है लेकिन जरूरी नहीं कि उसे वो उपभोग करेगा। वह ग्राहक जो वस्तु क्रय करने के बाद अपने लिए उपभोग में काम में ले लेता है तो फिर वो उपभोक्ता बन जाएगा। लेकिन जैसे होलसेलर से एक रिटेलर ने माल खरीदा है तो रिटेलर जो व्यक्ति है वो होलसेलर के लिए तो क्या है, ग्राहक ही है ना। तो ग्राहक तो है लेकिन क्या वो वस्तु जो क्रय कर रहा है कौन, रिटेलर जिसे हम फुटकर व्यापारी बोलते हैं,
रिटेलर, ये रिटेलर होलसेलर के लिए यानी थोक व्यापारी के लिए तो क्या है, ग्राहक होगा। लेकिन क्या इस रिटेलर को हम लोग उपभोक्ता कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिकॉज रिटेलर अपनी इच्छा संतुष्टि के लिए वस्तु को नहीं खरीद रहा है, वो दूसरे को बेचने के उद्देश्य से वस्तु को खरीद रहा है। इस वजह से वो ग्राहक ही होगा, उपभोक्ता नहीं होगा। यानी कि हम सीधा एक स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ कि सभी उपभोक्ता ग्राहक होते हैं लेकिन सभी ग्राहक उपभोक्ता नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, सभी उपभोक्ता ग्राहक होते हैं लेकिन सभी ग्राहक उपभोक्ता नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वह वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग करने वाला होता है, यानी कि उसके बाद कोई दूसरा उपभोग नहीं करेगा, वो फाइनल कंज्यूमर होता है। उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से होता है वो हम लोग देख सकते हैं। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे खराब या घटिया वस्तु दे देना, कम तोलना, अवधि पार वस्तु देना, यानी एक्सपायरी डेट, अवधि पार का मतलब एक्सपायरी डेट की वस्तु दे देना, निर्धारित ब्रांड के स्थान पर अन्य या नकली वस्तु दे देना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल कर लेना, वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी अवधि में वस्तु को नहीं बदलना, वारंटी अवधि में उस वस्तु को नहीं सुधारना, घटिया सेवा प्रदान करना, समय पर सेवा नहीं देना, भुगतान करने के बावजूद सेवा प्रदान नहीं करना। ये इतने प्रकार से एक उपभोक्ता के साथ ठगी हो सकती है, उसका शोषण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि खरीदारी करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें ध्यान में रखनी होती है। खरीदारी करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक करें। तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियां आपको भी रखनी, हमें भी रखनी, और जितने भी अपने मिलने वाले उन सबको भी अवेयर करना है कि भाई ये सावधानियां रखिए। सबसे पहले खरीदारी करते समय बिल, रसीद या गारंटी या वारंटी कार्ड वो अवश्य प्राप्त करें। अगर आप बिल नहीं लोगे तो हमारे पास प्रूफ नहीं होगा फिर उस वस्तु को खरीदने का। और गारंटी वारंटी कार्ड भी अगर है तो ज़रूर हमें उससे प्राप्त करना चाहिए विक्रेता से। उसके बाद हम एक्सपायरी डेट ज़रूर देखनी चाहिए कि जो उत्पाद हम खरीद रहे हैं उसकी जो डेट है वो एक्सपायर तो नहीं हो गई, यानी कि अवधि समाप्त तो नहीं हो गई। वस्तु पर उसका नाम चेक करना होगा, हमें ब्रांड नेम भी चेक करना होगा, लेबल जो लगे होते हैं उस पर वो भी चेक करने होंगे, मात्रा उसकी चेक करनी होगी हमें। इसके अलावा मात्रा, बेच नंबर, उत्पादन तिथि, कब प्रोड्यूस हुआ है, उसका उत्पादन कब हुआ है, उसकी कीमत कितनी लिखी हुई है, उस पर टैक्स कितना लगा हुआ है, ये सब चीज़ें हमें चेक करके ही वस्तु को खरीदना चाहिए। इसके अलावा जब हम वस्तु खरीदते हैं तो उन वस्तुओं के ऊपर उनको प्रमाणित करने वाले, उनकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले कुछ लोगो लगे होते हैं या मार्क लगे होते हैं, जैसे ISI मार्क। हम लोग जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनको जब खरीदते हैं तो उस पर ISI मार्का देखते हैं। जैसे हेलमेट हम खरीद रहे हैं तो उस पर भी ISI मार्का देखते हैं कि भाई ISI मार्क वाला है कि या नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले भी उसी को वैलिड मानते हैं, बाकी बिना ISI वाला मार्क को वैलिड नहीं मानते। हम बिना ISI मार्क का अगर हेलमेट पहन के जा रहे हैं तो वो प्रमाणित नहीं है और उसका हमारा चालान भी बन सकता है और हमारी लाइफ पर भी रिस्क होती है। तो ISI क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, जो ये इंडस्ट्रियल उत्पाद जो होते हैं, औद्योगिक उत्पाद जो होते हैं उस पर उसकी गुणवत्ता के ऊपर प्रमाण पत्र दिया जाता है। और ये 1955 से इंडिया में दिया जा रहा है, 1955 से ये ISI मार्क दिया जा रहा है। एग मार्क जो है ये क्या होता है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एग मार्क और FPO, ये दोनों एग्रीकल्चरल जो कृषि खाद्य पदार्थ होते हैं, एग मार्क उस पर दिया जाता है। और FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, FPO ये जो मार्का होता है ये मेनली फार्मर्स के जो प्रोड्यूस होते हैं उन पर लगा होता है। हॉलमार्क, हम लोग जब गोल्ड वगैरह परचेज करते हैं तो उस पर हॉलमार्क का सिंबल देखते हैं कि हॉलमार्क अगर लगा है तो वो ओरिजिनल है। तो इस प्रकार से उन चिन्हों को देखकर भी हमें वस्तु को खरीदना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर उपभोक्ता के साथ ठगी हो गई तो वो शिकायत कहाँ पर करेगा, है ना। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2000 बनाया गया है। कौन सा अधिनियम है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इंग्लिश में कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आगे इसके बारे में देखें, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। बिल्कुल नया एक्ट आया है दोस्तों, ये 20 जुलाई 2020 को ही अभी लागू हुआ है रिसेंटली। इससे पहले जो हमारे पास एक्ट आता था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आता था, लेकिन उसको अब परिवर्तित करके रिप्लेस कर दिया गया है 20 जुलाई 2020 से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो चुका है।
अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में तुलना कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इस तरफ है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इस तरफ। लागू होने की बात करें तो ये जो अधिनियम लागू हुआ था पुराना 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था और जो नया अधिनियम हमारा 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। फिर हम बात करेंगे नियमन। इस पर नियमन के लिए कोई अथॉरिटी का गठन हुआ है, तो इसमें कोई गठन नहीं था, अलग से कोई नियमन नहीं होता था, बस ये एक्ट बना हुआ था, इसमें सब कुछ था। और इसके नियंत्रण हेतु सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का गठन किया गया है। अथॉरिटी का नाम आप ध्यान रखेंगे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का गठन किया गया है। फिर हम बात करते हैं शिकायत का स्थान। तो पहले जहाँ विक्रेता का कार्यालय होता था, यानी जो माल बेचने वाला व्यक्ति है, सेलर, उसकी दुकान या जहाँ पर वो रहता है उसका कार्यालय है, वहाँ उस एरिया में या उस डिस्ट्रिक्ट में ही अपन शिकायत कर सकते थे। लेकिन अभी नए जो अधिनियम आया है उसमें जहाँ शिकायत करता रहता है, यानी कि जिसके साथ धोखाधड़ी हुई या ठगी हुई है, वो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ से भी वो शिकायत कर सकता है। अब हम बात करते हैं शिकायत जो की जाती है वो कितनी अमाउंट तक की कहाँ की जाती है। तो पहला आता है जिला मंच, जिला फोरम जो है, वहाँ पर पुराने अधिनियम के अनुसार 20 लाख तक की शिकायत की जाती थी, लेकिन अभी नए के अंदर ये चेंज हो गया। अब 1 करोड़ तक की शिकायत आप अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम पर कर सकते हैं, जिला मंच पर कर सकते हैं। फिर पुराने अधिनियम में राज्य आयोग पर जाना पड़ता था हमें 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक की अगर राशि है, जिस वस्तु की हम बात करें जिससे की शिकायत हम करना चाहते हैं, तो 20 लाख से 1 करोड़ तक राज्य आयोग में शिकायत होती थी। अब राज्य आयोग में ये सीमा हो गई 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, क्योंकि 1 करोड़ तक तो जिला मंच पर ही सुविधा मिल गई। तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की शिकायत अगर हमें करनी है तो हम राज्य आयोग में जाएंगे। और केंद्रीय आयोग में अगर हम देखें पुराने अधिनियम में, तो 1 करोड़ से अधिक की शिकायत अगर हमें करनी है तो फिर वो हम केंद्रीय आयोग में अपील करेंगे। जबकि अब केंद्रीय आयोग में हमें जाना पड़ेगा जब 10 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट कोई है और उसकी हम शिकायत करना चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे शिकायत अवधि ना। शिकायत अवधि तो 30 दिन की अवधि के भीतर न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि हमने जैसे जिला फोरम में केस किया और जिला फोरम के 30 दिन केस करने की या अपील करी और उसके 30 दिन के भीतर अगर वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला या हमारे शिकायत का निवारण नहीं हुआ तो हम 30 दिन का वेट करेंगे। 30 दिन के बाद हम राज्य आयोग में जा सकते हैं। और वर्तमान में ये जो है इसमें कितना कर दिया, 45 दिन की अवधि थोड़ी सी बढ़ा दी है, 15 दिन इसमें एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। और एक प्रोविज़न इसमें और था कि 50% और 25,000, पुराने अधिनियम में एक प्रोविज़न था 50% और 25,000 विच एवर इज़ लोअर। यानी कि जो जैसे 1 लाख का मुझे कुछ ठगी हुई मेरे साथ, तो 1 लाख की ठगी का 50% है ना, या फिर 25,000, दोनों में से जो भी कम है मुझे कहाँ जमा कराना पड़ेगा, पहले उस फॉर्म में जमा कराना पड़ेगा, तब जाके मैं अपील कर पाऊँगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी वो 50% है। अब वो टोटल अमाउंट का 50% इसमें अलग अमाउंट नहीं दी गई है। और आगे अपन बात करते हैं अब उपभोक्ता शिकायत कैसे करें। तो उपभोक्ता एक सादे कागज़ पर 4 से 5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से या किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर उपभोक्ता मंच पर शिकायत कर सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं होता है और इसके लिए किसी वकील की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि हम शिकायत कब तक कर सकते हैं। जिस दिन हमने वस्तु खरीदी है या कोई सेवा ली है उसके अगले 2 वर्षों तक हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है, तो हम 2 वर्ष की अवधि के भीतर हम लोग अपील कर सकते हैं या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता का नाम, पक्ष जो विक्रेता पक्ष है उसका नाम, पता, शिकायत का पूरा विवरण, शिकायतकर्ता जो कुछ और चाहता है उसका पूरा विवरण देना होता है। साथ ही अपने को उन डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल, रसीद या गारंटी वारंटी कार्ड भी वो है तो वो भी देना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपभोक्ता को जब हम केस करेंगे यानी अपील करेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे वहाँ से मिलते हैं, क्या राहत उपभोक्ता मंच से या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपन को प्राप्त होती है। तो इसमें आता है सबसे पहले विवादास्पद सामान में सुधार करवाना। अगर सामान जो था विवादास्पद उसमें किसी प्रकार का सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करवाने के निर्देश दिए जाते हैं, या फिर उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दिलवाना, ये भी आदेश दिए जाते हैं। और उपभोक्ता को हर्जाना दिलवाना, क्योंकि वो इतना परेशान होता है तो जब केस होता है विक्रेता के खिलाफ तो फिर उपभोक्ता को इतने समय तक वो परेशान रहा तो उसका हर्जाना भी उसे
दिया जाता है, दिलवाया जाता है विक्रेता से। तो ये इस प्रकार से हम उपभोक्ता जागरूकता के बारे में और सहकारिता के बारे में आज की क्लास को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी और रहेगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। तो भी कुछ कमी हो तब भी आप मुझे बताएं कि सर ये सुधार करिए, मैं उसके लिए रेडी हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, इसको हमें स्टडी करना है। तो अगली क्लास हम उसी की लेकर आएंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, क्योंकि टॉपिक में है तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो वो अधिनियम की क्लास में पूरी अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।